Hello everyone, how are you? I'm Ayushi, an SSC CGL qualified, NET certified, and TEFL certified English educator, and I welcome you all to my YouTube channel, The Indian Gurukul. So, this is going to be our lesson 2 in the tenses series, and today we are going to learn about the present continuous tenses. So, let's begin. Now, first and foremost, what is the present continuous tense? So, present continuous tense is the tense which is used to talk about actions that are happening right now at the moment of speaking or temporary actions happening around the present time. So इस टेंस का प्रयोग उन क्रियाओं के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो अभी यानी बोलने के क्षण में या बोलने के समय में हो रही हैं या ऐसी क्रियाएं जो वर्तमान समय के आसपास घटित हो रही हैं। सो सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो उन सब एक्टिविटीज और एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो अभी हो रही हैं हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, सो आई एम टीचिंग टू यू। आप अभी पढ़ रहे हैं, सो यू आर स्टडिंग। मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज रेनिंग आउटसाइड। मतलब वो सब चीजें जो हमारे बोलने के टाइम पे एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हो रही हैं, उन सब चीजों के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और कुछ ऐसे टेम्परेरी एक्शंस जो अभी हो रहे हैं, हमेशा नहीं होंगे, सिर्फ अभी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, से आप किसी इंटर्नशिप के लिए या किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए किसी दूसरे शहर में रहने आए हैं। ओके, जैसे ही ये प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप खत्म होगी तो आप वापस अपने शहर चले जाएंगे। सो हाउ विल यू से दिस? You will say that I am living, suppose in Mumbai, I am living in Mumbai these days. आप अपने उस काम के लिए मुंबई में रह रहे हैं। आप हमेशा मुंबई में नहीं रहते हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने काम के लिए आप मुंबई में रह रहे हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल गो बैक। सो हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट टाइम, आज कल हो रहा है, हमेशा नहीं होगा। सो ऐसी चीजों के लिए भी हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। She is teaching English. वह अंग्रेजी पढ़ा रही है। They are watching a movie. वे फिल्म देख रहे हैं। You are coming with me. तुम मेरे साथ आ रहे हो। Now let's look at the structure. तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। बहुत ही इजी टेंस है, बहुत कम रूल्स है इसके अंदर, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसमें? इज, एम और आर, इन तीनों में से कोई भी एक, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो बढ़िया सी बात इसमें क्या हो गई कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही रहेगी। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। तो चेंज क्या होगा यहाँ पे? यहाँ चेंज होगी हेल्पिंग वर्ब which is changed according to the subject. How? अभी देखते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो वी विल यूज एम। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब किसी भी एक पर्सन या किसी भी एक चीज के बारे में जब हम बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है ये है यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब एक से ज्यादा अगर कोई भी चीज है, जिस सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करें, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वी विल यूज आर। और इन सभी सिनेरियोज में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, सो कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग? ही, शी, इट और सिंगुलर में। आर कहाँ यूज कर रहे हैं? यू, वी, दे और प्लूरल में। और एम कहाँ यूज कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। सो आई एम स्टडिंग फॉर माई टेस्ट। मैं अपने टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। अहाना इज कुकिंग पास्ता। अहाना पास्ता बना रही है। अब देखिए यहाँ पे आई था तो हमने क्या लगाया? एम लगा दिया। बट यहाँ पे अहाना आया। अहाना मतलब एक पर्सन का नेम, वन पर्सन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर मतलब कि हमारी सेकंड कैटेगरी। तो जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? इज। सो अहाना इज कुकिंग। नेक्स्ट, ही इज सिंगिंग हिज फेवरेट सॉन्ग। वह अपना पसंदीदा गाना गा रहा है। अगेन ही कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? सेकंड कैटेगरी से। तो हमने क्या लगाया? इज।
नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस. नाउ दे मतलब वे शतरंज का खेल खेल रहे हैं. तो दे हमारा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? थर्ड कैटेगरी से. और थर्ड कैटेगरी में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं आर. सो इसलिए दे आर प्लेइंग गेम. ओके. तो आई के साथ में एम लगाना है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में इज लगाना है, और यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर लगाना है. ठीक है. हमारा यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेंबर इज यूज आर विद ऑल द प्लूरल्स. जहां प्लूरल्स है आर लगा दो, जहां सिंगुलर्स है इज लगा दो, और सिर्फ अगर आई हमें नजर आ रहा है तो हम लोग क्या लगा देंगे? एम लगा देंगे. अपनी बात जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे, और आई के साथ में एम को यूज करेंगे. सो आई एम स्टडिंग फॉर माई टेस्ट, आई एम वॉचिंग अ मूवी, और आई एम कुकिंग अ मील, एनीथिंग. ओके. नेक्स्ट वी विल मूव टू आर नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं है, सिर्फ एक चीज है विच इज नोट. जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था एज इट इज यही है, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लोग ने क्या लगा दिया? नॉट. अब नोट तो आएगा ही ना नेगेटिव सेंटेंस जो है. सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस is m or r plus not plus first form of ing, first form of verb plus ing plus object. तो टेबल भी बिल्कुल सेम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एज इट इज सब में, ऑब्जेक्ट भी हमारा एज इट इज सभी केसेस में. फर्क कहाँ आ रहा है? पहले हमने सीखा कि आई के साथ में हम लोग एम लगा रहे हैं, अब लगा देंगे एम नॉट. पहले हमने सोचा कि ही शी इट और सिंगुलर इन सब के साथ में हम लोग इज लगा रहे थे, अब लगाएंगे इज नॉट. और यू वी दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में पहले हम लोग यूज कर रहे थे आर, अब करेंगे आर नॉट. सो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ किसका फर्क है? नॉट का. ओके. बाकी सब एज इट इज है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टडिंग फॉर माई टेस्ट. मैं अपने टेस्ट के लिए पढ़ नहीं रहा हूँ. ऑल्दो दिस इज वेरी बैड, बट फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टडिंग फॉर माई टेस्ट. मैं अपने एग्जाम के लिए, अपने टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ. यहाँ पे क्या था? आई. तो आई के साथ हमको क्या यूज करना होता है? एम. सो एम नॉट. नेक्स्ट, अहाना is not cooking pasta. Ahana is one person's name which belongs to our second category. और सेकेंड कैटेगरी में हम लोग क्या यूज करते हैं? इज. तो यहाँ पे क्या हो गया? इज नॉट. अहाना इज नॉट कुकिंग पास्ता. नेक्स्ट, ही इज नॉट सिंगिंग हिज फेवरेट सॉन्ग. है अपना पसंदीदा गाना नहीं गा रहा है. तो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही कौन सी कैटेगरी है? सेकेंड कैटेगरी. सेकेंड कैटेगरी में हम लोग क्या यूज करते हैं? इज. सो ही इज नॉट सिंगिंग हिज फेवरेट सॉन्ग. नेक्स्ट, दे आर नॉट प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस. वे शतरंज का खेल नहीं खेल रहे हैं. नाउ दे बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? लास्ट कैटेगरी विच इज आर थर्ड कैटेगरी. और थर्ड कैटेगरी में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आर. सो दे आर नॉट प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस. अब जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, वैसे ही हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं विच आर नोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आरंट. सिमिलरली इज नॉट को क्या लिख सकते हैं? इजंट. बट एम नॉट एक्चुअली फॉर्मल इंग्लिश में कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है एम नॉट का. एम नॉट को हम लोग एमंट या कुछ भी नहीं लिख सकते बेसिकली. ठीक है. बट इनफॉर्मली इसका एक कॉन्ट्रैक्शन है विच इज एंट. इसको अगर हम लोग, व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नाउ? जब हम लोग अपनी कैजुअली बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, दैट इज आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है. तो वहां पे हम लोग एम नोट की जगह एंट यूज कर सकते हैं. बट जब हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, जब हम लोग किसी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं या ऐसा कुछ ऑफिशियल काम कर रहे हैं, वहां पे जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लोग आई एम नॉट को आई एंट नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरी इंग्लिश में एम नॉट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं. सो हम लोग को क्या करना है इस केस में? एम नॉट को एम नॉट ही छोड़ देना है. तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एज इट इज रह जाएगा. लेकिन जो बाकी सेंटेंसेस है उनको अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से बोलना हो तो वी विल से अहाना इजंट कुकिंग पास्ता, he isn't singing his favorite song, and they aren't playing a game of chess. Okay, do remember this thing कि फॉर्मल इंग्लिश में आई एम नॉट के लिए हमारे पास एमंट जैसा कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. एंट का यूज आप कभी कभी कहीं कहीं जगहों पे देख सकते हो, बट ओनली इनफॉर्मली.
Okay, so don't use it. Next, third and the last structure we have in present continuous tense is about our interrogative sentences, मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस, जब हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम आर हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, कुछ भी नहीं किया है इसमें हमने, हमारा जो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर था उसमें से हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के आगे रख दिया, बस, एज इट इज। ओके, सेम is mr plus subject plus verb first form plus ing plus object। ओके, सो हमारा जो मेन वर्ब है verb first form plus ing as it is, हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट ऑल्सो विल रिमेन एज इट इज, और जो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, वही सेम चीज अप्लाई होगी, बस जगह बदल गई। पहले हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कर रहे थे, अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर रहे हैं। सो आई जब सब्जेक्ट है तो हम लोग एम से क्वेश्चन शुरू करेंगे, ही शी इट या हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में हम लोग क्वेश्चन इज से शुरू करेंगे, और यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के केस में हम लोग क्वेश्चन हमारा आर से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एम आई स्टडिंग फॉर माई टेस्ट, क्या मैं अपने टेस्ट के लिए पढ़ रही हूँ। इज अहाना कुकिंग पास्ता, क्या अहाना पास्ता बना रही है। अगेन आई था तो हमने एम यूज कर दिया, अहाना मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इज यूज किया। नेक्स्ट, इज ही सिंगिंग हिज फेवरेट सॉन्ग, क्या वह अपना पसंदीदा गाना गा रहा है। सो ही मतलब कि सेकेंड कैटेगरी तो हमने फिर से इज यूज किया। एंड आर दे प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, क्या वे शतरंज का खेल खेल रहे हैं। दे प्लूरल, तो हमने क्वेश्चन को किससे स्टार्ट किया, आर से। ओके, सो द रूल रिमेन्स एज इट इज कि अगर हमारे पास आई है फर्स्ट कैटेगरी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब एम को यूज करेंगे। अगर हमारे जो सब्जेक्ट है दे आर ही शी इट और एनी सिंगुलर तो हम लोग इसको यूज करेंगे। और अगर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर यू वी दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट देन वी विल यूज आर विच इज आर थर्ड कैटेगरी। ओके, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार याद करना है सिर्फ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और बस। पॉजिटिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट रखना है, और जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रखना है। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन ऑल थ्री। ओके, so in interrogative sentences the question starts with the helping verb and not the main verb। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो सकते हैं, मेन वर्ब से स्टार्ट नहीं हो सकते। ओके, so moving further, now we have the uses of present continuous tense, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। जस्ट हैव अ लुक एट दिस चार्ट। फर्स्ट इज एक्शन हैपनिंग नाउ, वो काम जो अभी हो रहे हैं। टेम्परेरी सिचुएशन मतलब जो आजकल हो रहा है हमेशा नहीं होगा। फ्यूचर अरेंजमेंट्स, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, हम लोग फ्यूचर अरेंजमेंट्स के बारे में बात करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑनगोइंग ट्रेंड्स एंड चेंजेस, जो आजकल चीजें बदल रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनके बारे में बात करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। देन वी हैव अनोइंग हैबिट्स, मतलब वो ऐसी कुछ हरकतें, ऐसी कुछ बातें जिससे हम बड़ा इरिटेट हो जाते हैं, उन चीजों के बारे में बात करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। एंड लास्ट, इवेंट्स अराउंड नाउ नॉट एग्जैक्टली नाउ, मतलब वो चीजें जो आज कल में हो रही हैं पर अभी नहीं हो रही, या अभी नहीं हो रही तो भी चलेगा पर आजकल में हो रही हैं, ऐसी जो चीजें हैं उसके लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, अब फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, इस शीट का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सो दैट आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ओके, डन, लेट्स मूव। So first usage we had is our actions happening now। सबसे सिंपल चीज कि जो काम अभी हो रहा है, बात करते के समय में हो रहा है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। This tense is used to talk about actions that are in progress at the exact moment of speaking। These actions have started but not finished yet। The action has started but has not finished yet। मतलब शुरू तो हो चुका है काम लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने पढ़ाना शुरू तो कर दिया है बट अभी भी पढ़ा रही हूँ, थोड़ा और पढ़ाना बाकी है, राइट। सो इस चीज को बताने के लिए मैं कौन सा टेंस यूज करूंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई एम टीचिंग यू। ओके, मेरा ये जो पढ़ाने का प्रोसेस है, टीच करने का प्रोसेस है, ये पहले शुरू हो गया था, इन कॉन्टिन्यूटी है और थोड़े टाइम बाद जाके खत्म हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स,
आई एम टॉकिंग टू माई स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रही हूँ. शी इज राइटिंग हर होमवर्क राइट नाउ, वह अपना होमवर्क लिख रही है. दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं. आई है फर्स्ट कैटेगरी तो एम लगाया हमने, शी है तो सेकंड कैटेगरी इसलिए इज लगाया, एंड दे है तो थर्ड कैटेगरी इसलिए आर लगाया. ओके, तो वो सब काम जो बोलने के समय में हो रहे हैं उनके बारे में बात करने के लिए हम लोग कौन सा टेंसेस करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सेकंड, सेकंड यूजेज क्या है? टेम्परेरी सिचुएशन हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी आता है कि पहले और सेकंड वाले यूज में क्या डिफरेंस है. यूज में जो डिफरेंस है वो यही है कि ये जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, अस्थाई है, हमेशा नहीं रहेगी. जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि आप कुछ दिनों के लिए किसी जगह पे अगर रह रहे हैं तो यू विल से आई एम लिविंग हियर राइट नाउ और दीज डेज. ओके, हमेशा अगर रहते हैं तो हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, है ना. वहां पे हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर परमानेंट सिचुएशंस. तो परमानेंट सिचुएशन है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, और टेम्परेरी सिचुएशन है तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. So this tense is used to describe actions happening for a short period of time. छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, not permanently, not permanently. Okay, they are happening around the present time but will end sooner or later. जल्द ही वो खत्म हो जाएंगे, अभी आजकल चल रहे हैं. For example, I am staying with my cousin this week. इस हफ्ते मैं अपनी cousin के साथ रहने वाला हूँ. She is working in Paris for a few months. वो कुछ महीनों के लिए, for a few months, कुछ महीनों के लिए पेरिस में काम कर रही है. They are preparing for interviews for the time being. आजकल वे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं. ये सब वो चीजें हैं जो कुछ टाइम के लिए होंगी और कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएंगी. जैसे कि इस हफ्ते मैं अपने कजन्स के साथ रह रही हूँ, उसके बाद आई विल गो बैक टू माई प्लेस. सेकेंड, शी इज वर्किंग इन पेरिस फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने काम करने के लिए वो पेरिस आई है. आफ्टर दैट शी विल रिटर्न. एंड थर्ड, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज फॉर द टाइम बिंग. अभी के लिए वो इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही एक अच्छी जॉब मिलेगी तो इंटरव्यू प्रिपरेशन बंद. ओके, नेक्स्ट, द थर्ड यूसेज इज इवेंट्स अराउंड नाउ, नॉट एग्जैक्टली नाउ. अभी अराउंड नाउ का क्या मतलब है? नॉट एग्जैक्टली नाउ. अभी तो हमने पढ़ा कि हम ये टेंस वहां यूज करते हैं जो उन बातों के लिए जो अभी हो रही हैं. यस, अभी जो हो रही हैं उनके बारे में बात करने के लिए भी इस टेंस को यूज कर सकते हैं, करते हैं. और उन एक्टिविटीज के लिए भी यूज करते हैं जो अभी भले ही ना हो रही हो पर आज कल में हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एक बुक उठाई, एक नॉवल उठाया पढ़ने के लिए, और आप किसी को बता रहे हो कि मैं ये नॉवल, ये बुक पढ़ रहा हूँ. तो क्या जरूरी है कि जिस समय आप बैठे हैं, जिस समय आप बता रहे हैं, उस टाइम आप एक्चुअली पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते बोलो ओके आई एम रीडिंग अ बुक? नो, जरूरी नहीं है. आप रात में डिनर टाइम पे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए भी बता सकते हैं ओके मम्मा पापा आई एम रीडिंग दिस बुक. उस टाइम पे एक्चुअली में तो आप खाना खा रहे हैं, बट आजकल आप वो किताब पढ़ रहे हैं. ओके, so this tense is used for actions happening in the general present period, even if not at the exact second or at the exact moment of speaking. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप रात में डिनर टाइम पे खाना खाते खाते अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ. आप एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तो खाना खा रहे हैं, पर आजकल आप वो किताब पढ़ रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देयर. ओके, इट ऑफन रेफर्स टू दिस वीक, दीज डेज और नाउ डेज. इसी एग्जैक्ट लाइन को कहने के लिए आप क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग दिस बुक दीज डेज और नाउ डेज. आई एम रीडिंग अ बुक नाउ डेज. ओके, अदर एग्जाम्पल्स आर शी इज रीडिंग अ नॉवल दीज डेज. अगेन, वह आजकल एक नॉवल पढ़ रही है. आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स दिस वीक. मैं इस हफ्ते एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. Then we have they are improving their English. वे अपनी इंग्लिश सुधार रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं. ओके, तो जरूरी नहीं है जब हम ये बात कह रहे हैं उस टाइम पे वो इंसान जो है वो ये काम कर ही रहा हो, पर आजकल हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट यूजेज हमारा क्या है? फोर्थ नंबर, फ्यूचर अरेंजमेंट्स. मतलब जब कुछ फिक्स्ड प्लान्स हो तो उसके बारे में बात करने के लिए भी कभी कभी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं. पर कहाँ यूज करते हैं? लेट्स सी. So this tense is used to talk about personal future plans that are already decided, common with people, meetings, etc. In such cases, usually a future time expression is mentioned. मतलब जब हमें पर्सनल प्लान्स के बारे में बताना है
तभी भी हम इस टेंस को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो. मैं कल अपनी दोस्त से मिल रही हूँ. ओके, ये मेरा पर्सनल प्लान है. ठीक है, तो लेकिन ये डिसाइड कर लिया है हमने कि हम लोग कल मिलने वाले हैं, तो व्हाट कैन आई से? आई कैन से आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो. नेक्स्ट, शी इज अटेंडिंग अ सेमिनार नेक्स्ट वीक. वह अगले हफ्ते एक सेमिनार अटेंड करने वाली है. ओके, ये भी क्या है? पर्सनल प्लान है. नेक्स्ट, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स सून. हम जल्द ही एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं. तो ये भी किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन का पर्सनल प्लान है. ओके, निजी प्लान है. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, नेक्स्ट, द फिफ्थ नंबर यूजेज वी हैव, इट इज ऑनगोइंग ट्रेंड्स एंड चेंजेस. मतलब जो चीजें बदलती रहती हैं, आजकल बदल रही हैं, उन चीजों के बारे में बात करने के लिए भी हम लोग कौन सा टेंस यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. So this tense is used to describe developments, trends, or changes happening over time. It is often used in news, reports, and general observations. मतलब आजकल जो बदलाव हो रहे हैं, जो चीज़ें बदल रही हैं, जैसे फैशन इंडस्ट्री में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदलती हैं, या जैसे क्लाइमेट है, वेदर है, वो बदलता रहता है. तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली. अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं. और क्या बात कर रहे हैं? कि वह जो हमारा क्लाइमेट है वो जल्दी बदल रहा है. इज चेंजिंग. ओके, तो क्लाइमेट के बदलने के बारे में बात करने के लिए हमने जो टेंस यूज किया, इट इज चेंजिंग. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. देन मोर पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स. मोर पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स मतलब ज्यादा लोग अब स्मार्टफोन का यूज करने लगे हैं. ये भी एक बदलाव है. पहले एक टाइम था जब किसी के पास नॉर्मल मोबाइल फोन होते ही नहीं थे. घर पे क्या होते थे? टेलीफोन होते थे, है ना. बट फिर मोबाइल्स आए, बटन वाले मोबाइल्स आए, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए. तो अब आजकल क्या हो रहा है कि और ज्यादा लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं. तो ये भी क्या है? बदलाव है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया है. सो more people are using smartphones. Then online education is growing fast. ऑनलाइन एजुकेशन, अभी हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और आप कैसे पढ़ रहे हो? ऑनलाइन पढ़ रहे हो. क्या हम लोग एक क्लास में बैठे हैं? नहीं. ओके, आप ये वीडियो जो है वो ऑनलाइन देख पा रहे हो. तो ये जो तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का, इट इज ग्रोइंग फास्ट. आजकल जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है. नेक्स्ट, द लर्निंग मेथड्स एवरीवेयर आर इवॉल्विंग. मतलब लर्न करने के जो तरीके हैं, कुछ चीजें सीखने के जो तरीके हैं, वो इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं. सो ऐसे ही जब हम लोग ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं या कुछ चेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट, लास्ट यूजेज वी हैव इज अनोइंग और रिपीटेड हैबिट्स विद ऑलवेज. मतलब कुछ चीजें होती है ना जो बार बार होती रहती है और बड़ी इरिटेट करती हैं. तो उन चीजों के बारे में बात करने के लिए हम लोग जो टेंस यूज करते हैं वो कौन सा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ऑलवेज वर्ड है ये आता है उस सेंटेंस में. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. This tense is also used to show irritation, annoyance, or complain about something that happens too often. मतलब बहुत बार होता है. Here, words like always, constantly, and forever are commonly used. Okay, examples क्या है हमारे पास? He is always interrupting me. आ गया ना word always. Is हमारा helping verb है और interrupting हमारा main verb है. तो वो हमेशा मुझे टोकता रहता है, हमेशा मुझे बात करते हुए टोक देता है. सो ही इज ऑलवेज इंटरप्टिंग मी एंड दिस इज क्रिएटिंग इरिटेशन. नेक्स्ट, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर जॉब. वह हमेशा अपनी जॉब के बारे में कंप्लेन करती रहती है. तो होता है ना कभी कभी, मतलब कोई इंसान बहुत ज्यादा ही कंप्लेन करता है, इतना कंप्लेन करता है, इतना कंप्लेन करता है कि हम लोग बोलते हैं कि अरे यार ये कभी चुप ही नहीं होता है, इसको हर चीज से दिक्कत ही है. तो उन लोगों की बातें सुन के भी कितनी इरिटेशन होती है. ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट, दे आर ऑलवेज अराइविंग लेट. वो हमेशा लेट आते हैं. अब ये बड़ी बुरी आदत है कुछ कुछ लोगों की. क्या करते हैं? लेट आते हैं. सामने वाला टाइम पे आ चुका है लेकिन वो लेट आ रहे हैं. इसकी वजह से क्या है? जो लोग टाइम पे आए हुए हैं उनको पनिशमेंट जैसा फील होता है कि यार हम जल्दी क्यों आ गए. बट क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हैं. दैट्स इट. ओके, तो हमने अभी कौन कौन से यूजेस पढ़े? हमने अभी 6 यूजेस पढ़े प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के. फर्स्ट, जब हम लोग उन बातों के बारे में कहना चाहते हैं जो अभी हो रही है. ओके, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. ओके, सेकंड हमने क्या पढ़ा? सेकंड हमने पढ़ा दैट टेम्परेरी सिचुएशंस, मतलब वो चीजें जो
थोड़े ही टाइम के लिए होती हैं, बाद में चेंज हो जाएंगी। कुछ चीजें जो टेम्परेरी टाइम के लिए हो रही हैं उनके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, इवेंट्स अराउंड नाउ, मतलब आजकल जो हो रही हैं, जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं या हम लोग किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आजकल जो चीज हो रही है उसके लिए भी हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन फ्यूचर अरेंजमेंट्स, मतलब जब हमारे पर्सनल प्लान्स की बात आती है, जब पर्सनल प्लान्स के बारे में हमें बताना होता है, तब हम लोग कौन सा टेंस यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन ऑनगोइंग ट्रेंड्स एंड चेंजेस, मतलब जो चीजें बदलती रहती हैं टाइम के साथ, उनके बारे में बात करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट, अनोइंग और रिपीटेड हैबिट्स, मतलब ऐसी चीजें या ऐसी बात है जिससे हमें इरिटेशन होती है, जो हमें परेशान करती हैं, अनॉय करती हैं, उनके बारे में बात करने के लिए भी हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी जहां हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं, पर एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बिल्कुल भी यूज नहीं करते। सो व्हेन नॉट टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड दैट सिचुएशन इज when we are talking about the stative verbs. So the present continuous tense is not used with stative verbs because these verbs describe states, feelings, thoughts और possession, not actions in progress. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बता ही उन बातों के बारे में रहा है, उन एक्शंस के बारे में रहा है जो अभी हो रही हैं या आजकल हो रही हैं। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स होती हैं जो किसी चीज की, किसी सब्जेक्ट की स्टेट, फीलिंग, थॉट्स या पोजेशन के बारे में बात करती है, ना कि एक्शन इन प्रोग्रेस में। तो इसीलिए इन स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम लोग कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज नहीं करते हैं। So they show what we feel or know, not what we are doing. Okay, common stative verbs are know, believe, want, like, love, understand, belong, etc. For example, I am knowing the answer. अब कहना क्या है कि मुझे आंसर पता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं लगाना था। क्यों? क्योंकि नो इज अ स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं लगाना होता। तो सही सेंटेंस क्या है, आई नो द आंसर। सिमिलरली, शी इज लविंग कॉफी। इज लविंग कहना क्या चाहते हैं कि उसे कॉफी पसंद है, लेकिन इज लविंग गलत हो जा रहा है अगेन। क्यों? क्योंकि लव इज अ स्टेटिव वर्ब। ओके, सही सेंटेंस क्या है, शी लव्स कॉफी। Next, he is believing in God. Again wrong. Why? Because believe is also a stative verb. Okay, तो believe के साथ में हमें ing नहीं लगाना है। करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, he believes in God. So मोटी मोटी सी बात क्या है, जहां आप स्टेटिव वर्ब्स देखेंगे वहां पे ing नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो किसी पर्सन की या किसी सब्जेक्ट की स्टेट, फीलिंग्स, थॉट या पोजेशन के बारे में बताता है, ना कि एक्शन इन प्रोग्रेस के बारे में। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पेलिंग रूल्स। अब हमने ये तो सीख लिया कि जहां जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वहां वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है। पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनाने के लिए, इसे एक वर्ड बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। सो रूल नंबर 1 वी हैव इज, फॉर द वर्ब्स एंडिंग विद ई, जो वर्ब्स के एंड में ई आ रहा है वहां पे क्या हम लोग क्या करेंगे, उस ई को हटा देंगे एंड आईएनजी को ऐड कर देंगे। सो राइट बिकम्स राइटिंग, यहाँ पे हमने ई को क्या किया, हटा दिया और आईएनजी लगा दिया। सिमिलरली मेक, मेकिंग, अगेन ई को हटाया और आईएनजी लगा दिया। देन सेव बिकम्स सेविंग एंड इंक्लूड बिकम्स इंक्लूडिंग। ठीक है, so for verbs ending with e, drop the e and add ing in the end. Second rule we have is, for the verbs that end with one vowel plus one consonant, वो सब वर्ब्स जिनके एंड में लास्ट टू हम लोग को अल्फाबेट्स देखने हैं, लास्ट सेकंड अल्फाबेट इज अ वॉवल एंड द वेरी लास्ट अल्फाबेट इज अ कॉन्सोनेंट। सो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग द आईएनजी। फॉर एग्जांपल सी रन, रन में क्या, लास्ट सेकंड यू, यू इज अ वोवल एंड एन इज अ कॉन्सोनेंट। सो हम लोग क्या करेंगे, डबल एन कर देंगे आईएनजी लगाने से पहले, सो इट बिकम्स रनिंग विद डबल एन। सिमिलरली सिट में भी क्या है, आई एक वोवल एंड टी एक कॉन्सोनेंट, सो इट बिकम्स सिटिंग विद अ डबल टी। Similarly, swim becomes swimming, double M, and plan becomes planning with double N. For the rest of the verbs, simply add ing in the end.
इन दोनों के अलावा ऐसी वर्ब जो दोनों ही कैटेगरी में फॉल नहीं करती, मतलब ना तो वो ई से एंड हो रही हैं, ना ही उनके एंड में वोवल प्लस कॉन्सोनेंट का पेयर आ रहा है, तो उन बाकी सब वर्ब्स के लिए हमें सिंपली आई एन जी एड कर देना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना. फॉर एग्जाम्पल, प्ले बिकम्स प्लेइंग. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम कॉमन मिस्टेक्स. ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रही हूँ. सो द फर्स्ट इज शी इज रेड अ बुक. क्रॉस. इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, इसलिए शी इज रीडिंग अ बुक. ओके, नेक्स्ट, आई एम नोइंग द आंसर. अगेन नो इज अ स्टेटिव वर्ब, तो उसके साथ में आईएनजी नहीं आना था. इस सेंटेंस को सही कैसे लिखेंगे? आई नो द आंसर. देन ही इज वर्क नाउ. अगेन रॉन्ग. इज है तो मतलब हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सो ही इज वर्किंग नाउ. नेक्स्ट, दे आर बिलीविंग इन गॉड. अगेन रॉन्ग, बिकॉज बिलीविंग जो है नहीं आएगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि बिलीव इज अ स्टेटिव वर्ब एंड आईएनजी उसके साथ में नहीं लगाना है, सो दे बिलीव इन गॉड. अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा. क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि एम नॉट जो है इंग्लिश में उसके लिए कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, पर कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे ही इज राइट इजंट ही, और शी इज फाइन इजंट शी. तो ऐसे वाले जो केसेस हैं उसमें अगर हमें आई से सेंटेंस बनाना हो तो आई एम राइट आरंट आई, एंड दिस इज करेक्ट. एम नॉट आई हम नहीं लिखेंगे, और एमंट जैसा कोई हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन ही नहीं है. तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे जो सब्जेक्ट है इट इज आई, और हम लोग कॉमा के बाद में नेगेटिव टर्म यूज कर रहे हैं टू मेक इट अ क्वेश्चन, तो उस वाले केस में आई एम राइट में आई एम जो है यहाँ पे कोमा के बाद हम लोग इसको आर में चेंज करेंगे और आई को एज इट इज रखेंगे, सो इट विल बिकम आरंट आई. आई एम राइट आरंट आई. इसको हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर दिस टेंस, दैट आई एम राइट कॉमा के बाद एमंट आई एम नॉट आई नहीं आएगा, इट विल बी आरंट आई. बाकी सब में सेम रहेगा. जहाँ पे ही इज से स्टार्ट हो रहा है, ही इज राइट, तो पीपल से इजंट ही. she is right isn't she, they are right aren't they, you are right aren't you, but I am right aren't I. okay, ये चीज आपको याद करनी है. तो आई एम राइट एंट आई, ये सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल में आप इसको यूज कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू नॉट डू इट. ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया, ये जो वर्ड है ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया सो दैट अगर आप कुछ इंग्लिश बेस्ड मूवीज देख रहे हो या सीरीज देख रहे हो, वहां पे अगर ये वर्ड यूज हो रहा है तो आपको मतलब पता हो. ओके, otherwise I'll rather suggest you to not use this word. Okay, next, the first sentence we have is she dash study now. क्या आएगा यहाँ पे? she कौन सी कैटेगरी है? सेकंड कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम लोग? इज. सो शी इज और स्टडी, इसमें हमारा कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा, दोनों जो स्पेलिंग वाले रूल्स थे, तो स्टडी का क्या बन जाएगा? स्टडिंग. सिंपली आई एन जी को हम लोग को ऐड करना है स्टडी के बाद में. ओके, सो शी इज स्टडिंग नाउ. नेक्स्ट, दे कौन सी कैटेगरी है? थर्ड कैटेगरी है ना. तो थर्ड कैटेगरी में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आर. सो दे आर प्ले. अगेन बाय चांस ये भी ऐसा ही वर्ब है जिसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रूल नहीं आते, सो इट विल बिकम प्लेइंग. सिंपली दे आर प्लेइंग फुटबॉल. नेक्स्ट, ही डैश ऑलवेज कंप्लेन. कंप्लेन हमारा वर्ब है, और ऑलवेज आ गया मतलब इरिटेशन वाली चीज आ गई कि बार बार हो रही है इसलिए हमें इरिटेशन हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? ही है तो सेकंड कैटेगरी, तो हम लोग क्या करेंगे? इज लगाएंगे. ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. लेकिन यहाँ पे क्या है? देखिए, आई एन, आई जो कि है वॉवल और एन जो कि है कॉन्सोनेंट, तो इसकी हम लोग स्पेलिंग कैसे बनाएंगे? सो टेक्निकली कंप्लेनिंग की स्पेलिंग में जो एन है उसको डबल किया जाना चाहिए, बट एक्चुअली दिस इज नॉट. वाई? इट इज एन एक्सेप्शन. इंग्लिश में हम लोग बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे, जब हम लोग रूल्स समझ लेंगे उसके बाद पता चलेगा अरे इसका तो एक एक्सेप्शन है, ये हमेशा फॉलो होता है, बस इस केस में नहीं होता. तो कंप्लेनिंग इस रूल का एक्सेप्शन है. ओके, नाउ she is studying now, they are playing football, and he is always complaining. Okay, but जो last sentence है, I am not telling you the answer, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे. Okay, so write down in the comment section कि Annie and Sid dash go to watch a movie. यहाँ पे क्या आएगा? Okay, let me see how much you have learned. Okay, so
That's all for this class. See you in the next class. And don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next class.